रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 20 मई, दिन बुधवार। आप भारती जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। अमेरिका में कोरोना महामारी के संक्रमण से निपटने में नाकाम रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्व स्वास्थ्य संगठन पर खींच और झुंझलाहट अब निर्णायक स्तर पर पहुंच गई है। WHO के नेतृत्व में हुए विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के बीच ही ट्रंप ने एक पत्र लिखकर संगठन से अमेरिका की स्थायी सदस्यता को वापस लेने और हर तरह की आर्थिक मदद को रोक देने की धमकी दी। हालांकि सम्मेलन के दौरान कोरोना संक्रमण के लिए चीन को कटघरे में खड़े करने की उसकी कोशिशें बहुत सफल नहीं हो सकी। इस 2 दिवसीय सम्मेलन और अमेरिका के ताजा रुख के क्या मायने हैं, जानते हैं प्रीति नाहर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का 73वां 2 दिवसीय स्वास्थ्य सम्मेलन कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में पैदा हुए अभूतपूर्व संकट की समीक्षा पर केंद्रित रहा। महामारी के प्रकोप के बीच पहली बार इस सम्मेलन को वर्चुअली किया गया था। WHO के फंड में अपनी हिस्सेदारी पहले ही रोक चुके अमेरिका ने सम्मेलन के बीच ही संगठन से अपनी सदस्यता स्थायी रूप से वापस लेने की धमकी दे डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को एक खत लिखकर कहा कि उन्होंने संगठन को कोविड-19 से निपटने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस अवधि में WHO कोई कदम नहीं उठाता है तो अमेरिका अपनी सदस्यता वापस ले लेगा और संगठन को दिए जाने वाले सभी फंड्स को भी स्थायी रूप से बंद कर देगा। चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार हमलावर अमेरिका की ओर से दी गई यह धमकी पूरी दुनिया के लिए इसीलिए मायने रखती है क्योंकि विश्व शक्ति होने के चलते अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश है और वह विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा डोनर भी है। सम्मेलन के पहले दिन ही अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स एजार ने सम्मेलन के दौरान संगठन पर आरोप लगाया था कि WHO कोरोना के संदर्भ में दुनिया को अहम जानकारी उपलब्ध कराने में असफल रहा है। उन्होंने कहा था, There was a failure by this organization to obtain the information that the world needed, and that failure cost many lives. संगठन वह जानकारियां मुहैया कराने में असफल रहा है जिसकी दुनिया को जरूरत थी और इस असफलता की कीमत कई जानें देकर चुकानी पड़ी है। साफ तौर पर इस प्रकोप को छिपाकर एक सदस्य देश ने पारदर्शिता बनाए रखने की जो उसकी जिम्मेदारी थी उसका मजाक उड़ाया, जिसकी पूरी दुनिया को भयानक कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन में WHO के नेतृत्व में खुद संगठन की भूमिका और वायरस के मूल स्रोत की पड़ताल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच दल गठित करने की सहमति बन गई है। इस प्रस्ताव के तहत चीन या किसी देश विशेष की भूमिका की जांच नहीं की जाएगी। वहीं सम्मेलन के प्रस्ताव को पास करते हुए WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ साझी लड़ाई और सहयोग पर जोर देते हुए कहा, Dark and difficult days may lie ahead, but guided by science together, we will overcome. हो सकता है कि आगे बहुत अंधियारे और परेशानी से भरे दिन हों, लेकिन विज्ञान से निर्देशित होते हुए हम उनसे बाहर निकलेंगे। आइए उम्मीद को डर की दवा बना दें। आइए एकजुटता को अलगाव की दवा बना दें। आइए साझी मानवता को हमारी साझी मुसीबतों की दवा बना दें। आज ही उतनी कि जितनी पहले कभी नहीं थी। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि चीन ये स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन की कठपुतली भी कह चुके हैं। अमेरिका लगातार इस सम्मेलन के दौरान अलग अलग मोर्चों से चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर हमलावर रहा।
हालांकि उसके आरोपों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ ली जियान ने कहा कि अमेरिका उनके नाम का इस्तेमाल WHO के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बचने और चीन को बदनाम करने के लिए करता है। कुल मिलाकर इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक समुदाय विश्व महाशक्तियों की टकराहट और खासकर अमेरिका के एकतरफा रवैये के बावजूद कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक साझा प्रस्ताव पास करने में कामयाब रहा। हालांकि इस पर भी संशय बरकरार है कि यह साझा प्रस्ताव कोरोना संक्रमण के खिलाफ किसी साझा वैश्विक हस्तक्षेप में बदल पाएगा या नहीं। रिपोर्ट सुना रही थी प्रीति नाहर। चलते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 के सबसे अधिक संक्रमण अमेरिका में पाया जाना एक सम्मान के तमगे की तरह है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका ने दुनिया के किसी भी दूसरे देशों की तुलना में सबसे अधिक जांचें करवाई, जिसके चलते यहाँ ज्यादा संक्रमण के मामलों को दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, By the way, you know, when you say that we lead in cases, that's because we have more testing than anybody else. So we test much बहरहाल more जब than आप anybody कहते else. हैं कि हम संक्रमण के मामले में शीर्ष पर हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने किसी भी दूसरे देश की तुलना में जांच अधिक कराई। यह आंकड़ा तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है। पहले यह कहा जा रहा था कि यह 1 करोड़ 20 लाख या 25 लाख के आसपास है, लेकिन यह आंकड़ा असल में 1 करोड़ 40 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो हमने 1 करोड़ 40 लाख लोगों के टेस्ट कराए हैं। अगर जर्मनी में 20 लाख लोगों के टेस्ट हुए तो यह बहुत अधिक है, और उसके अलावा दूसरे देशों में बस 10 लाख टेस्ट करवाए गए हैं। तो इसलिए जब हम 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जांच करा रहे हैं तो हमें इसीलिए अधिक मामले भी मिल रहे हैं। इनमें से कई सारे लोग बहुत बीमार नहीं हैं, लेकिन वह भी एक मामले की तरह दर्ज हैं। और संक्रमितों के ये आंकड़े इसलिए भी अधिक हैं कि हम एक बहुत बड़ा देश हैं। ये वजहें हैं कि हमारे यहाँ मामले अधिक हैं, और मैं इसे कोई बुरी चीज नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि यह एक अच्छी चीज है, सम्मान की बात है। अगर हमने 1 करोड़ 40 लाख के बजाय 10 लाख लोगों के टेस्ट कराए होते तो हमारे मामले भी बेहद कम होते। तो इसलिए मैं इसे एक सम्मान के तगमे की तरह देख रहा हूँ। I view it as a badge of honor. Really, it's a badge of honor. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। हालांकि अमेरिका में सिर्फ संक्रमितों की संख्या अधिक है ऐसा नहीं है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी सबसे अधिक है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार की कोरोना वायरस से निपटने में उनकी कोशिशों की काफी आलोचना की जा रही है। अमेरिका में अब तक संक्रमण के कुल मामले 49,86,332 सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या भी 93,533 पहुंच गई है। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप पर भी सुन रहे हैं, और मैं हूं भारती जोशी। कोरोना वायरस से ब्राजील में हर रोज होने वाली मौतों के आंकड़ों में मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में मरने वालों की संख्या 1000 से पार चली गई है। मंगलवार को यह संख्या 1179 दर्ज की गई है। इससे पहले हर रोज हो रही मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा 12 मई को दर्ज किया गया था, जिसमें 881 लोगों की मौत हुई थी। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महामारी ने देश में कम से कम 17,971 लोगों की जानें ले ली हैं, और अब ब्राजील में अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि दक्षिणपंथी रुझान वाले राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है। बोल्सोनारो दैहिक दूरी बनाए रखने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन का विरोध करते आए हैं। उन्होंने कोरोना वायरस को मामूली फ्लू भी कहा था। ब्राजील के राज्यों के गवर्नरों ने राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर अपने राज्यों में लॉकडाउन किया, तो देश के अलग अलग शहरों में बोल्सोनारो के समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।
इनमें से कई प्रदर्शनों में खुद बोल्सोनारो ने भी हिस्सा लिया, जहां वे खुद मास्क पहने बगैर लोगों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए प्रेरित करते दिखाई दिए। इस बीच बोल्सोनारो ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री को बेदखल कर चुके हैं। उसके बाद बोल्सोनारो ने नेल्सन टीश को स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, लेकिन टीश ने भी बोल्सोनारो के रवैये से परेशान होकर इस पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्राजील में अब तक संक्रमण के कुल 2,71,628 मामले दर्ज किए गए हैं और 17,971 लोगों की मौत हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर का। इजराइल में फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद फिलिस्तीन का विवाद फिर उभर गया है। अपने चुनावी कैंपेन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर नेतन्याहू की वेस्ट बैंक के इजराइल के कब्जे वाले इलाके पर अपना अधिकार फिर स्थापित करने की योजना है। इसे देखते हुए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि उनकी सरकार ने इजराइल और अमेरिका के साथ किए गए सभी समझौतों पर विचार करते हुए उन्हें रद्द कर दिया है। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वफा ने इससे जुड़े एक खबर में कहा है कि अब्बास ने यह घोषणा इजराइल के हालिया घटनाक्रमों के बाद आपातकालीन बैठक के बाद की है। खबर के मुताबिक अब्बास ने कहा है, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और फिलिस्तीन सरकार ने अमेरिकी और इजरायली सरकार के साथ उन सारे समझौतों और आपसी समझदारी और उससे जुड़ी जवाबदेही को आज रद्द कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अब सारी जवाबदेही इजराइल के कब्जा करने वाले उन अधिकारियों पर है जिन्होंने फिलिस्तीनी राज्य के क्षेत्र पर कब्जा जमाया हुआ है। पहली बार संयुक्त अरब अमीरात की ओर से एक कॉमर्शियल फ्लाइट ने इजराइल की ओर सीधी उड़ान भरी है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी एयरलाइन एतिहाद एयरवेज के इस विमान को इजराइल भेजे जाने का मकसद फिलिस्तीन में कोरोना वायरस से जुड़ी राहत सामग्री पहुंचाना है। एतिहाद एयरवेज ने कहा है कि यह विमान इजरायली शहर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट में उतरेगा। आपसी तनाव के चलते यूएई और इजराइल के बीच कॉमर्शियल फ्लाइट्स को एक दूसरे के देशों में भेजने से जुड़ा कोई समझौता नहीं है, इसलिए इससे पहले निजी उड़ानों या राजनयिक उड़ानों को भी अक्सर किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता था। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर। वर्ल्डोमीटर्स.info की वेबसाइट के अनुसार भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 49,86,332 पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 3,24,910 दर्ज किया गया है और 19,58,496 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए भारती जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।